डियर लर्नर, मैं सुल्तान। स्वागत है आपका पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 15 यानी कि जो एमसीक्यू सीरीज 15 में आपका स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है इसमें। इससे पहले विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक में एमसीक्यू सीरीज 14 तक लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि 1 से 14 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए। उन सभी वीडियोस का लिंक इस एमसीक्यू सीरीज 15 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप उन्हें देख सकें, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं। और इस एमसीक्यू सीरीज 15 में आपके जो पीआरटी का पेपर है, टीजीटी का पेपर है, स्पेशल एजुकेशन का, उससे प्रश्न लिए गए हैं। आप ज़रूर देखिए कि प्रश्न कितने सरल हैं, कितने बेहतर हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाला जो सीटेट है, या KVS की, NVS की, या जो विभिन्न प्रकार के अभी बीएड और एमएड के एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, इस तरीके के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिए, आपको बेहतर जानकारी मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज 15 का ये आपके सामने पहला सवाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज 15 का यह आपके सामने पहला सवाल कि जब किसी व्यक्ति के अंतःकरण में खराबी आ जाती है तब वह श्रवण दोष के किस प्रकार में आता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी कि चालकीय श्रवण दोष, ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी कि संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष, या ऑप्शन सी मिक्स्ड हियरिंग लॉस मिश्रित श्रवण दोष, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आप जानते हैं कि कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो जो इनर ईयर होता है वो हमारा जिसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है उससे संबंधित है, और ये एक प्रकार का जो श्रवण ह्रास का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके सामने है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब आपके DSSB से लिए गए हैं। आप इन्हें ज़रूर देखिए और समझिए कि इतने सरल सवाल आते हैं फिर भी इतनी कठिनाई क्यों रहती है। ऑप्शन ए डेफ ब्लाइंडनेस बधिरांधता, यानी कि इस ऑप्शन से पहले जो क्वेश्चन है कि बहुविकलांगता का उदाहरण है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता, ऑप्शन बी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि अस्थि विकलांगता, ऑप्शन सी ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, या ऑप्शन डी हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डेफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि बहुविकलांगता का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति में या तो 2 समस्याएं हों या तो 2 से अधिक हों। एक होगा तो फिर उसे हम बहुविकलांगता के अंतर्गत नहीं मानेंगे। तो डेफ ब्लाइंडनेस 2 समस्याएं हैं, यानी कि वो डेफ भी है और ब्लाइंडनेस भी है। तो इसलिए भले ही ये डुअल सेंसरी है लेकिन है तो 2 प्रॉब्लम, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम होती तो या तो डेफ कहते या तो ब्लाइंडनेस कहते। इसलिए ये 2 या 2 से अधिक हो गया, यानी कि 2 हो गया तो बहुविकलांगता में आ गया। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लक्षण हैं? ऑप्शन ए, आँखों को अत्यधिक रगड़ना, जो ज़्यादा हम रगड़ते हैं आँखों को हाथों से। ऑप्शन बी, लाल डोरों वाली आँखें जो रेड कलर में हो जाती हैं, उस तरीके की। ऑप्शन सी, पढ़ने या कार्य करने में परेशानी महसूस करना, यानी कि फील डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और डूइंग द टास्क। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये सभी जितने भी ए बी सी तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि मायोपिया है, ये भी आपका जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी आपके पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो DSSB का एग्जाम होता है, उसी से सब लिए गए हैं। तो इसलिए पूरा देखिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन सी, संकरित आंखें। या ऑप्शन डी, इम्बैलेंस इन द आई, यानी कि आंखों में असंतुलन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नियर साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष। यानी कि अब इसमें क्या है कि ये जितने भी हैं ये सब विजुअली इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आँख से रिलेटेड हैं। और ये जितने भी हैं इन सब को आप बहुत ही गहराई से पढ़िए, क्योंकि इनके अंदर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और इनके अंदर कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो इसका जो अभी का मायोपिया है, ये क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, नियर साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब इसमें से जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इसका जस्ट उल्टा है दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं बट पास की नहीं, और ये आंखों में असंतुलन, जो बैलेंस नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा है। ये भी आपका DSSB से ही क्वेश्चन है। सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी जिसे कहते हैं हम। ऑप्शन ए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि व्यावसायिक चिकित्सा। ऑप्शन बी, म्यूजिक थेरेपी यानी कि संगीत चिकित्सा। या ऑप्शन सी, प्ले थेरेपी यानी कि खेल चिकित्सा। या ऑप्शन डी, फिजिकल थेरेपी यानी कि शारीरिक या भौतिक चिकित्सा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, फिजिकल थेरेपी यानी कि शारीरिक या भौतिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से परामर्श के प्रकार में शामिल है, यानी काउंसलिंग के जो टाइप्स हैं वो ऐसा कौन है जो नहीं शामिल है? ऑप्शन ए, डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी कि निर्देशात्मक परामर्श। ऑप्शन बी, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी कि गैर निर्देशात्मक परामर्श। या ऑप्शन सी, इक्लेक्टिक काउंसलिंग यानी कि समन्वित परामर्श। या ऑप्शन डी, एजुकेशनल काउंसलिंग यानी कि शैक्षिक परामर्श। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एजुकेशनल काउंसलिंग। क्योंकि एजुकेशनल काउंसलिंग शैक्षिक परामर्श नहीं होता है, ये एजुकेशनल गाइडेंस होता है, इसलिए इनके प्रकार में शामिल नहीं है। केवल 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है और उसका एक ऑप्शन भी आ गया है। तो प्रश्न देखिए कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं? जिसमें ऑप्शन ए है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन बी, फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स यानी कि श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन सी, फॉर लोकोमोटर डिसेबल्ड स्टूडेंट यानी कि अस्थि विकलांग विद्यार्थियों के लिए। या ऑप्शन डी, फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स यानी कि बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट या इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो जो ब्रेल लिपि आप जानते ही हैं कि ब्रेल लिपि, टेप रिकॉर्डिंग, ये ज़्यादातर जो दृष्टिबाधित बच्चे यूज करते हैं, क्योंकि उनमें जो समस्या होती है देखने में समस्या होती है, इसलिए वो सुन करके अपनी जो लर्निंग करते हैं और टच करके और ब्रेल लिपि के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, देखिए।
ऑप्शन ए कि अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। ऑप्शन बी दार्शनिकता यानी कि फिलॉसफी है ये कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऑप्शन सी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। एंड ऑप्शन डी बच्चों को उनकी अक्षमताओं के आधार पर पहचान करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। देखिए, इंक्लूजन जहाँ समावेशी हो जाता है ना, वहाँ नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। जहाँ सेग्रीगेशन की बात आ जाए, जहाँ केवल की बात आ जाए, एनी की बात आ जाए, या यूं कहें कि केवल विशिष्ट विद्यालयों की बात आ जाए, तो वहाँ पर वो गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि ब्यूलर के अनुसार ऐसी कौन सी समस्या है जो पुरुषों में पाई जाती है। यानी कि ब्यूलर के अनुसार, ब्यूलर ऐसे महोदय हैं जो ऑटिज्म शब्द का प्रयोग किए हैं और इन्होंने ही विभिन्न प्रकार के किस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है कि ऑटिज्म बच्चे कैसे होते हैं। तो चलिए इनका ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए अस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन बी रेट सिंड्रोम, एंड ऑप्शन सी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, एंड ऑप्शन डी परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अस्पर्जर सिंड्रोम। जो अस्पर्जर सिंड्रोम है ये पुरुषों में अधिक पाया जाता है और साथ में सामाजिक, भाषाई एवं संप्रेषण कौशल में भी कमी देखने को मिलती है। इसके ये जो ऑटिज्म से रिलेटेड ये जितने भी लिखे हुए हैं ये उससे संबंधित है। इसका पूरी जानकारी इसके आप ले सकते हैं, इससे संबंधित एक वीडियोस बनाया जा चुका है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है कि ऑटिज्म की पूरी जानकारी है स्वलीनता से संबंधित। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस MCQ सीरीज 15 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद जो स्वलीनता है उसके बारे में लगभग पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि विकलांगजन अधिनियम 1995 का अध्याय 6 क्या कहता है। यानी कि जो चैप्टर 6 है वो क्या कहता है, किस बारे में बात करता है। ऑप्शन ए सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, या बी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की बात करता है, या ऑप्शन सी एजुकेशन यानी कि शिक्षा की बात करता है, या ऑप्शन डी नॉन डिस्क्रिमिनेशन या अविभेदीकरण की बात करता है। तो छोटा सवाल, बहुत ही आसान लगता है कि इस अध्याय में ये, बट यदि आपने पढ़ा नहीं है, अपनी जानकारी नहीं ली पूरे चैप्टर्स को, तो आप गलत कर देंगे। तो इसलिए इसे ज़रूर आप ध्यान से सुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। बाकी भी मैं बता देता हूँ कि किस अध्याय में है। तो जो सामाजिक सुरक्षा है वह चैप्टर 13 में है, एंड जो एजुकेशन है वह 5 में है, एंड जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन अविभेदीकरण है वो चैप्टर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। यानी कि जब इंस्ट्रक्शन वो देता है उनको, तो इंस्ट्रक्शन में एडॉप्टेशन कैसे करें, ये शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और खास करके जो सवाल पूछा गया है वह विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कि यूजिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस, यानी कि कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। अब सोचिए कि दृश्य प्रस्तुति करेगा तो वो तो देख ही नहीं पाते, तो यह तो ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन बी फोकसिंग ऑन मैनी टाइप्स ऑफ वर्क शीट्स, यानी अनेक प्रकार के कार्य शीटों पर ध्यान केंद्रित करना। अब बताओ, ध्यान केंद्रित करने से थोड़ी ना काम चलेगा, इसको अनुदेशन अनुकूलन नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। हाँ, ये ठीक लग रहा है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी कि स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। अब बताओ, आप कुछ भी नाटक कर लो, कुछ भी एक्टिविटी कर लो, वो कैसे देख पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, क्योंकि वो बच्चे
क्या है, देख नहीं सकते। और आप जानते हैं कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली टीचर को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि वो बेहतर समझ सकें। और जो टच वाली थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, ब्रेल का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा लिखे हुए शब्दों को देखकर लिखने में कठिनाई महसूस करता है, तब वह कौन सी समस्या से ग्रसित है। यानी कि जब कोई कॉपी में कोई कहीं पर लिखा हुआ है, वो बोलो कि इसको देख करके लिखो, तो वो लिख नहीं पाता, यानी कि उसको समस्या है, वो शब्दों को इधर उधर कर देता है। तो अब लिखने में कठिनाई होती है तो कौन सी समस्या है, देखते हैं। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, या ऑप्शन डी रेट्स डिसऑर्डर। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, यानी कि ग्राफ से रिलेटेड है तो लिखने में समस्या होती है तो डिस्ग्राफिया होती है। तो ये चीज़ें आप जरूर जान ले। और डिसलेक्सिया तो आप जानते हैं कि पढ़ने से संबंधित होता है, और डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन यानी कि गणती गणना से प्रॉब्लम होता है। और रेट्स डिसऑर्डर जो ये प्रकार है ऑटिज्म का, तो जो मैं अभी वीडियो का लिंक इस सीरीज में दूंगा, उसे आप ऑटिज्म को देखिए, पूरी जानकारी आपको बेहतरीन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 जो आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितने अध्याय हैं। अभी तक आपने कई सारे जाने कि किसमें कितने अध्याय हैं, बट अब आप जानिए कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितने अध्याय हैं। तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए 14 चैप्टर यानी कि 14 अध्याय हैं। ऑप्शन बी 9 चैप्टर यानी कि 9 अध्याय हैं। 17 चैप्टर्स, जहाँ पर चैप्टर लिखा है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो चैप्टर्स हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी हिंदी में 17 अध्याय या 9 अध्याय 14 अध्याय, अध्याय ठीक लिखा है। ऑप्शन डी यहाँ पर भी 20 चैप्टर्स हो जाएगा और 20 अध्याय हिंदी में। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 9 चैप्टर्स है, यानी कि 9 अध्याय हैं इसमें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी लगता बहुत आसान है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ते हैं अधिनियमों को या एक्ट्स जितने भी हैं, तो फिर वो भूल जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि यूएनसीआरपीडी के किस अध्याय में शिक्षा की बात की गई है। वाह, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हमने पिछले ही सीरीज में बात की थी कि यूएनसीआरपीडी में कितने अध्याय थे, तो उसका जो सही जवाब था कि 50 अध्याय थे। अब उनमें से कौन सा ऐसा अध्याय है जिसमें शिक्षा की बात की गई है, तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए यानी कि शिक्षा की बात चैप्टर 14 यानी कि अध्याय 14 में की गई है, या चैप्टर 9 या अध्याय 9 में की गई है, या चैप्टर 17 या अध्याय 17 में की गई है, या चैप्टर 24 यानी कि अध्याय 24 में की गई है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी चैप्टर 24 यानी कि 24वें अध्याय में शिक्षा की बात की गई है। आप जानते हैं कि यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म भी है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और ये 2006 में बना था। क्वेश्चन नंबर 15 और ये बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न है कि स्वलीन शब्द के टी अक्षर का तात्पर्य है। स्वलीन मतलब अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको ऑटिज्म कहेंगे, AUTISM। अब इसमें से जो टी लेटर है वो टी अक्षर का क्या मतलब है, उसका क्या मीन है, तो चलिए हम उसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं, उसके बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। ऑप्शन ए टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, या ऑप्शन बी टूरलॉग ऑब्जेक्ट यानी कि जो टूरलॉग ऑब्जेक्ट होते हैं मैं उसको समझा दूंगा, या ऑप्शन सी टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी टीचर यानी कि शिक्षक। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी टूरलॉग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो टूरलॉग ऑब्जेक्ट होता है इसका ये तात्पर्य होता है कि जो बच्चे होते हैं स्वलीनता से ग्रसित, वो किसी भी वस्तु को सही तरीके से नहीं पकड़ते हैं, और अगर उसको पकड़ते भी हैं तो ऐसा लगता है उसको जानता ही नहीं है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी मतलब कोई बुक हो गई या कोई सामान हो गया,
तो उसको पकड़ते हैं तो बहुत ही अजीब तरीके से वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, ख़राब हो सकता है। ये भी स्वलीनता से संबंधित है। इसका भी जो मैं वीडियो का लिंक दूंगा ना, ये सारी जानकारी और आपको स्वलीनता से संबंधित फुल नेम, जो ऑटिज्म का भी डिस्क्रिप्शन है पूरा फुल नेम का, इसको भी एक एक डिस्क्राइब है, तो आप ज़रूर देखिए, वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की सीरीज के ये 15 सवाल यहीं ख़त्म होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं ना तो कंप्लीट करके आप पूरा देखिए और जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिए, साथ ही कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न ठीक है, किस तरीके के हैं ये ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके इसी सहयोग से ही आगे का जो वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड साथ में दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो भी इंतज़ार करते रहते हैं ऐसी ही सीरीज का। चलिए, थैंक यू सो मच।